श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के विषय अर्थशास्त्र पर। चैप्टर संख्या 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? विकास। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था हम लोगों ने ले लिया था। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विकास, अगर किसी के लिए वो विकास होता है तो वो दूसरे के लिए वो विनाश का भी काम करता है। और हम लोगों ने देखा था कि जो विकास का लक्ष्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है, जो कि हम लोगों ने देखा था कि विकास के जो मायने होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दो तरह के विकास के मायने हम लोगों ने देखा था। एक वो था जिसमें लोगों का विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे उदाहरण में देखा था कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाहेगा कि भाई ज्यादा मुझे रोजगार मिले, मुझे ज्यादा आय मिले। लेकिन फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहेगा कि नहीं, मुझे कम पैसे देने पड़े, ज्यादा देर तक लोगों को काम करना पड़े। कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहेगा कि मैं देश विदेश घूम पाऊं, लेकिन वही जो है वो अपने ही बहन के लिए चाहेगा कि नहीं, उसको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि विकास का अलग अलग लक्ष्य था। और हम लोगों ने क्वेश्चन भी करा था कि एक के लिए जो विकास है जबकि किसी दूसरे के लिए विकास विनाश का कारण है, कैसे स्पष्ट करें। तो इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिटेली चर्चा किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक क्वेश्चन आता है कि लोगों के लिए सामान्यतः क्या लक्ष्य होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछेगा कि लोगों के लिए सामान्यतः क्या क्या लक्ष्य होते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विकास के लिए क्या बोलते हैं, अधिक आय के अतिरिक्त क्या पूछेगा कि अधिक आय के अतिरिक्त तो लोगों का और क्या लक्ष्य होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बताइए सामान्यतः लोगों का क्या लक्ष्य होता है, लोग क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि लोगों का लक्ष्य क्या होता है। एक तो भाई नियमित काम मिलना चाहिए, बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए। और अगर कोई किसान है या कोई उद्योगपति है तो वो चाहेगा कि जो भी उसका उपज कर रहा है, यानी कि जिस भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसके लिए उसको अच्छा कीमत मिलना चाहिए। तो अगर ये जो तीनों का तीनों बात किया जाए, या तो नियमित काम का यानी कि डेली मुझे काम मिले, बेहतर मजदूरी का यानी कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका पैसा मुझे ज्यादा मिले, और साथ ही साथ जो भी वो उपज कर रहा है उस उपज का उसको अच्छा कीमत मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हम लोगों ने देखा, जो सामान्यतः लोगों की जो चाह है, ये कहीं ना कहीं लोगों के ज्यादा से ज्यादा आय के बात को डिनोट करता है। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो लोग ज्यादा से ज्यादा आय चाहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोगों की सामान्यता क्या लक्ष्य है तो आप क्या बोलोगे कि ज्यादा से ज्यादा आय को कमाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखोगे किसी किसी स्थिति में तो केवल अधिक आय की प्राप्ति ही लोगों का लक्ष्य नहीं होता, बल्कि आय के अतिरिक्त लोग जो है और अन्य कई लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब सवाल कि सर आय के अतिरिक्त तो और क्या लक्ष्य होता है। तो देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लोग किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोगों का अन्य लक्ष्य निम्नलिखित है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस टॉपिक से क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड कि बताइए कि लोग अत्यधिक आय के अतिरिक्त और क्या चीजें चाहते हैं। तो आप आराम से बता सकते हो। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या लक्ष्य है। तो देखो सबसे पहला, आय के अतिरिक्त लोग क्या चाहता है कि समाज में उसके साथ व्यवहारिक का व्यवहार हो, यानी कि समाज में उसके साथ जो बराबरी का व्यवहार हो, यानी कि ये जो असमानताएं हैं, छुआछूत जैसी चीजें हैं वो ना रहे। साथ में वो स्वतंत्र महसूस करे, ऐसा नहीं कि वो किसी का गुलाम है, कोई उसको दास बना लिया। वो खुद को सुरक्षित महसूस करे, यानी कि समाज में उसका सुरक्षा की जो बात है वो मिले। साथ ही साथ भेदभाव रहित समाज होना चाहिए। कैसा समाज? तो उसके पास भेदभाव रहित समाज होना चाहिए। साथ ही साथ एक व्यक्ति ये भी चाहता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसका क्या करे, आदर करे। तो आय के अतिरिक्त क्या क्या चीजें चाहिए? पहला तो समाज में बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता का व्यवहार, सुरक्षा का व्यवहार, भेदभाव रहित समाज का व्यवहार, और साथ साथ दूसरों से आदर का व्यवहार। तो इतने ज्यादा लक्ष्यों की जो है प्राप्ति चाहता है आय के अतिरिक्त। अब आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं होती, क्यों? देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि आय के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो भौतिक वस्तु जैसे पैसा आपका हो गया,
तो आप क्वेश्चन इस तरह घुमा कर पूछेगा कि क्या जीने के लिए केवल भौतिक ही वस्तु पर्याप्त है, अगर नहीं तो क्यों। तो मैंने यहां पे सीधा क्वेश्चन डाल दिया कि क्या जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं होता, क्यों, ऐसा मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो बात करेंगे आंसर पे, तो देख सकते हो यहां पे मैंने क्या लिखा है कि लोगों के आय एक भौतिक वस्तुओं में से एक है और लोग किसी भी तरह से अधिक आय के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर की इच्छा भी रखते हैं। साथ ही वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, इसीलिए वो क्या चाहेंगे, भेदभाव रहित समाज चाहेंगे। और ये सभी किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, बल्कि कुछ सामाजिक मामलों में यह अधिक आय और उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तु पर्याप्त नहीं है। तो देखिएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे दो उदाहरण दिया है, एक आप देखोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक आप यहाँ पे देखोगे चिपको आंदोलन का मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो भी लोग शामिल हुए हैं, क्या उन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई है? का आप अगर किसी आंदोलन में या क्रांति में भाग लोगे तो आपको तो किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा। अगर जैसे ये महिलाएं अपने चिपको आंदोलन में भाग ली है तो क्या इन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी? तो आप बोलोगे सर नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि समाज में ज्यादा आय जरूरी नहीं होता, बल्कि आपको कुछ और चीजें चाहिए होती हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये समाज में लोगों की जो सुरक्षा है, लोगों की जो संपत्ति है, उसके ऊपर खतरा था। आप देखोगे यहाँ पे तो समाज में जो भी अन्य लक्ष्य है चिपको आंदोलन का, कि हमारे यहाँ शराब को बंद किया जाए, हमारी बराबरी का अधिकार दिया जाए, तो इन सारे अधिकारों पे क्या था, डिपेंडेंट था। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि केवल आय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आप देखोगे तो लोग व्यवहार करते हैं बराबरी का, स्वतंत्रता का, सुरक्षा का और दूसरों से आदर का इच्छा भी करते हैं। और इसी हिसाब से बोलेंगे कि ज्यादा आय और ज्यादा उपयोग ही क्या है आपका, कि समाज में लोगों की इच्छाएं नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण, यहाँ पे क्या होगा, लाभपूर्ण हो गया तो महत्वपूर्ण होगा, तो महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्वेश्चन क्या है कि कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आय के अतिरिक्त बहुत से कारक ऐसे हैं जिस पर हम विचार कर सकेंगे। जैसे पहला कि अपने परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, सबसे पहला। और दूसरा, काम करने के लिए क्या वातावरण होगा या सीखने के लिए क्या अवसर होगा। तो काम के अतिरिक्त ये चीजें भी, ज्यादा आय के अतिरिक्त तो ये भी चीजें हम लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, कि जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं वहां पे हमारे परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, अथवा जो भी हम जहां पे भी हम काम करने जाएंगे वहां पे हमको क्या सीखने को मिलेगा, ये भी तो चीजें हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ये जरूरी है। साफ बात करें उदाहरण का, तो पहला उदाहरण देख सकते हो कि एक दूसरी नौकरी जिसमें कम वेतन हो लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है, तो इस नौकरी में हम सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर आप कहीं भी काम की तलाश पे जाओगे तो आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले कि कम वेतन मिले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको डेली काम मिलना चाहिए। तो अगर कम वेतन है और डेली काम अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इससे आपके परिवार की सुरक्षा डिपेंडेंट है। वहीं अगर हम लोग बात किया जाए, कोई एक अन्य नौकरी है जिसमें आपको अधिक वेतन देता है लेकिन इसमें कार्य की सुरक्षा नहीं है, यानी कि नियमित कार्य नहीं है, कभी भी आपको कार्य में बुलाया जा सकता है, कभी भी आपको कार्य से निकाला जा सकता है, तो इससे आपके पास पर्याप्त, इससे आपके लिए परिवार के पास पर्याप्त समय भी नहीं रहेगा। साथ ही आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता का भी भावना क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग अगर आय के अतिरिक्त अन्य पहलुओं का बात करें, जैसे हम लोग काम पे ही बात करें, तो देखिए ये दो पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और एक पहलू होता है कि काम मिलता है, अगर नियमित काम मिला जिसमें सुरक्षा का भावना बढ़ा, और अगर कभी कभार काम मिला जिसमें सुरक्षा की हानि हुई, तो कहीं ना कहीं हमें आय के अतिरिक्त और भी चीजें जो है चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर काम वगैरह देख लिए, सारा कुछ देख लिए, लेकिन अब अगर हम लोग बात करेंगे कि देश के बीच में, एगो टॉपिक है आपका कि देशों के बीच में तुलना, ठीक है, टॉपिक आपका 3 है शायद। तो अब क्वेश्चन आता है कि देशों की तुलना के लिए क्या उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है।
तो केवल आय ही किसी देश की आर्थिक विकास को बता सकता है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान से देखोगे तो देश की तुलना करने के लिए उनकी आय एक महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है, क्योंकि जिन देशों का आय अधिक होता है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। तो आय एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब बात करेंगे कारण की ऐसा क्या बात है कि आय एक महत्वपूर्ण पहलू। सबसे पहला कि अधिक अगर आय होगा तो मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का क्या होगा कि आपकी जो मानवीय आवश्यकता की जो सभी वस्तु है वो आपके पास अधिक होगा, यानी कि जो भी जरूरत आपके पास है आप वो सारी वस्तुओं की पूर्ति कर पाओगे अगर आपके पास ज्यादा आय है तो। साथ ही साथ अगर आपके पास अधिक आय होगा तो अपनी पसंद का या अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर पाओगे, प्राप्त कर पाओगे। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर देश की तुलना करेंगे तो आय एक विशिष्ट साधन माना जाता है। आय एक विशिष्ट साधन माना जाता है क्योंकि इससे ज्यादा मात्रा में आप अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, अपने पसंद की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आय एक विशिष्ट लक्ष्य जो है माना गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग बोल रहे हैं कि सर आय देश को, अगर देश का तुलना कर रहे हैं दो देशों के बीच में तो आय महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा कि देश की आय क्या होता है। देश तो कहीं पैसा कमाना जाता नहीं। तो देखिए अगर मैं बात करूं देश की आय का, तो जो देश की कुल आय का तात्पर्य हमारा क्या होता है कि किसी भी देश में जितने भी निवासी हैं और उन निवासियों का, उन लोगों का जितना भी आय आता है सबको अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देश की कुल आय प्राप्त होगा। तो मैंने क्या लिखा कि देश की आय का तात्पर्य है उस देश के सभी निवासियों की आय से, इससे हमें देश की कुल आय क्या होती है ज्ञात होता है। यानी कि जो देश की कुल आय वो हमें क्या डिनोट कराएगा, देश के सभी लोगों के आय को जोड़ने से। बात क्लियर है? जैसे समझिएगा, अगर मान लो कि किसी देश में मान लेते हैं कि 4 जने ही हैं, तो मान लेते हैं कि एक का आय 2000 है, एक का आय मान लेते हैं 4000 है, एक का आय जो है आपका 6000 है और एक का आय जो है आपका 3000 है। देखो 4 व्यक्ति हैं तो देश का कुल आय कितना हो गया, यहाँ 2000 और 4000 6000, 6000 और 6000 12000 और 12000 और 3 कितना हो जाएगा आपका 18000। तो इस समय देश की कुल आय कितनी होगी माय डियर फ्रेंड, 18000 आपकी हो जाती है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत हुआ आपका? नहीं। अब बात करेंगे, अब देखिएगा आप आगे बढ़ोगे जब आप टॉपिक आता है कि औसत आय के बारे में एक टॉपिक आता है तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि देशों के बीच तुलना करने के लिए आय उतना उपयुक्त माप नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आय से तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये विकसित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन देखो जिस तरह से आय के अतिरिक्त तो और भी कई सारे लक्ष्य होते हैं, तो उसी प्रकार देश को मापने के लिए केवल आय ही जरूरी नहीं होता बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि देश के बीच तुलना करने के लिए आय उतना अच्छा उपयुक्त उदाहरण नहीं है, तो आखिर क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखोगे कि देश के बीच तुलना करने के लिए आय इतना उपयुक्त माप नहीं है क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है तथा कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता होगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय की जानकारी नहीं होगी। अब बात को समझिएगा कि अगर मान लिया जाए जो 2 ऐसे देश है, जैसे अगर आप देखोगे मैंने एक तालिका नीचे पे दिया है तो मैं पहले उस तालिका पे जाके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मान लो ये 2 तालिका है तो जैसे मैंने क्या बोला कि अगर आप प्रति व्यक्ति आय की बात करोगे तो क्या बोलते हैं कुल आय का बात करोगे तो कभी भी कुल आय जो है आपको एक उपयुक्त मात्रक नहीं दे पाएगा। कारण मैंने बात किया तो इसका कारण क्या है कि देश में जब अलग अलग जनसंख्या होगा तो उसका आय, औसत आय भी क्या होगा, अलग अलग होगा, उस हिसाब से आपकी चीजें जो है देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको 2 देश देखने के लिए मिलेगा, एक देश 1 एक देश 2। तो पहला देश में देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 नागरिक है जिसका मासिक आय दिया हुआ है। तो अगर आप इसको कंक्लूजन करोगे, आप इतना अगर आप देखोगे, अगर आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति जो है 95,000 कमा रहा है, एक व्यक्ति आपका 10,500 कमा रहा है, एक व्यक्ति देख रहे हो 9,800 कमा रहा है, एक व्यक्ति फिर 10,000 कमा रहा है और एक व्यक्ति 2,000 रुपये कमा रहा है। और वही अगर दूसरा देश का बात किया जाए तो देखोगे पहला व्यक्ति 500, फिर दूसरा व्यक्ति 500, तीसरा व्यक्ति 500, चौथा व्यक्ति 500 और 5वां व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रति व्यक्ति आय का, मैं किसका बात करूंगा, प्रति व्यक्ति आय का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रति व्यक्ति आय का, तो जो पहला देश है हमारा, मैं किसका बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, जो हमारा पहला देश है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे पहला देश में, तो यहाँ पे जो आय है, तो मान लो कि एक व्यक्ति जितना कमा रहा है यहां, अगर आप सबको जोड़ोगे तो आपको यहाँ पे जो औसत आय, मतलब कुल जो देश का जो कुल आय है, ये आपको 50,000 दिखेगा पहला देश का। मैं कितना बात करूं, पहला देश में 50,000। और वहीं अगर आप दूसरे देश का बात करोगे, जो ख देश है, इसका भी अगर आप टोटल आय का निर्धारण करोगे तो ये भी आपका क्या होगा, 50,000। तो अब आप देखोगे, अगर यहाँ पे एक व्यक्ति का मैं आय का बात करूं, तो पहला व्यक्ति अगर 9,500 कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति केवल 500 कमा रहा है, तो 9,000 का डिफरेंट है। और वहीं अगर मैं दूसरे व्यक्ति का बात करूं जो 10,500 कमा रहा है और यह व्यक्ति केवल 500 कमा रहा है, तो 10,000 का डिफरेंट है। वहीं अगर अगले व्यक्ति का बात करूं तो देख सकते हो, यानी कि ये भी देश 50,000 रुपया कमा रहा है और ये भी देश जो है वो 50,000 रुपया कमा रहा है। तो क्या केवल हम लोग आय को देखकर, बात समझिएगा, कि केवल हम लोग कुल आय को देखकर ये बता सकते हैं कि देश की जनसंख्या गरीब है कि अमीर है। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों कहा, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ इस देश की औसतन आय लगभग 9,000 के बराबर आता है, लगभग 9,000 के बराबर आता है। यानी कि 50,000 को अगर हम लोग 5 से भागा दे देंगे, अब 5 से भागा देंगे तो कितना, औसत का मतलब क्या था, कुल माने कुल बटे कुल संख्या, तो भागा लगाएंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा। यानी कि लगभग इस देश में 10,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति कमा रहा है। और आप देखोगे तो लगभग 10,000 सबका आंकड़ा छू रहा है, कुछ मात्रा में कम है लेकिन छू रहा है। लेकिन वही दूसरे देश में बात करेंगे तो ये भी तो 50,000 रुपया हो रहा है, लेकिन मैं औसत जब आय का बात करूंगा तो कुल से कुल को भागा देना पड़ेगा, तो भागा देना पड़ेगा 5 से, तो देखोगे तो आपका 10,000 रुपया आ रहा है। तो लेकिन आप देखोगे तो क्या इस देश की सभी जनसंख्या 10,000 रुपया कमा रहा है, आप बोलोगे नहीं। तो यानी कि केवल आय के हिसाब से यह बात पता करना कि देश विकसित है या नहीं, यह उपयुक्त साधन नहीं हो सकता। क्योंकि देश में अगर एक व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है, बाकी 4 लोगों से अगर 5 व्यक्तियों का अगर देश है, तो ऑटोमेटिकली है कि जो पांचवा व्यक्ति वो चारों का भरपाई कर देगा। तो कभी भी आय जो है वो उपयुक्त साधन नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाला बात लिखा है कि भाई 2 देशों के बीच तुलना करने के लिए आय जो है उपयुक्त साधन नहीं है, क्योंकि इससे कभी भी हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की जानकारी नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जब हमें यह ज्ञात करना है कि एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर है या नहीं, तब किस मापदंड का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई कभी भी आय डिनोट नहीं करता कि देश का कितना विकास हुआ। तो उसी प्रकार अगर मुझे देखना है कि किसी देश के लोग जो है, जैसे लोग होते हैं ना, वो कितना ज्यादा विकास कर रहे हैं और वो किसी देश से ज्यादा मात्रा में अच्छे हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या मापेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, कि जब हमें एक देश के लोगों की तुलना किसी अन्य देश लोगों से करना होता है, तब हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, हर एक जन की आय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब सवाल कि सर ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है और यहां से क्वेश्चन आपका आएगा। फॉर्मूला क्या है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय को ज्ञात किया जाता है या प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है। ये फॉर्मूला आप रट लो, ये फॉर्मूला से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि औसत आय बराबर क्या होता है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय दोनों चीज है। तो उसके बराबर क्या होता है, देश का कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाया है। सबसे पहले तो औसत आय निकालने का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, अगर चारों परिवारों का आय दिया है क्रमशः 4,000, 5,000, 7,000 और फिर 4,000। ठीक है, 4,000 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 6,000, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ था। तो यहाँ पे अपना जब आप सुधारोगे तो यहाँ पे आप थोड़ा 6,000 कर लेना। कितना कर लेना आप, यहाँ पे 4,000 की जगह आप कितना कर लेना, 6,000। तो मान 4 परिवार है जिसमें चारों का दिया हुआ है 4,000, 5,000, 7,000, 6,000। तो बोलेगा प्रति व्यक्ति आय निकाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कुल आय है उसको जोड़ेंगे। तो जो कुल आय कितना था, 4,000, 5,000, 7,000, 6,000, क्योंकि 4,000 को मैंने यहाँ पे बोला इसको 6,000 करने के लिए। तो टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा 22,000 और कुल जनसंख्या 4 परिवार, तो 4 से भागा लगाएंगे तो टोटल हो जाएगा 5,500।
यानी कि इस देश की औसतन आय कितना है 5,500, यानी कि हर एक व्यक्ति लगभग इतना जरूर कमाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये प्रति व्यक्ति आय है। अब कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है और आपके एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय दिया है 5,000। देखो 5,000 रुपया आय दे दिया है कि आपका औसत आय जो है 5,000 रुपया है। तो अगर उस देश में 4 में से 3 परिवार का औसत आय दिया, 4 परिवार का आय दिया है, जैसे देखोगे एक का 4,000, एक का 7,000, एक का 3,000, तो बोलेगा बताइए जो चौथा परिवार है उसका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, चौथे परिवार का। और आप देख सकते हो आपका यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या पता है, यहाँ पे कुल आय दिया हुआ है। तो अगर कुल प्रति व्यक्ति आय दिया है तो उसे हमको चाहिए क्या, अगर हमको मान लो कि हमको अगर क्या निकालना है कि अगर हमको कुल आय मतलब चौथा परिवार का निकालना है, तो पहले औसत आय का फॉर्मूला क्या होता है कि देश का कुल आय बटे कुल जनसंख्या। तो अगर हमको कुल आय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो औसत आय है उस औसत आय से प्रति व्यक्ति आय को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि जब मैं कुल आय का बात करूंगा तो 5,004 जो परिवार की आय है, तो 5 गुना 4 टोटल कितना हो गया, 20,000 रुपया टोटल कुल आ गया। तो जो चौथे परिवार का आय क्या होगा, तो जो कुल में से जो 3 परिवार का आय को घटा देंगे तो हमें चौथा परिवार मिलेगा। तो कुल इतना था और ये 3 दिया था, तो 20,000 कुल था, 14,000 टोटल था, 3 का तो घटाएंगे तो 6,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चौथे परिवार का आय हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? आप समझिएगा, एक रिपोर्ट आया था जिसके हिसाब से देशों का तुलना किया गया था प्रति व्यक्ति आय को लेकर। वो रिपोर्ट क्या था, विश्व बैंक विकास रिपोर्ट। तो पूछेगा कि विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, या इसने देशों की तुलना करने के लिए कितना प्रति व्यक्ति का मानक रूप रखा था। तो बात करेंगे तो देशों की वर्गीकरण इन्होंने किया था, विश्व बैंक रिपोर्ट जो है उन्होंने देशों का जो वर्गीकरण किया था, तो इसके लिए इन्होंने 2017 में एक डाटा निकाला था 2017 के हिसाब से। तो 2017 के हिसाब से इन्होंने कहा कि जिस भी देश की प्रति व्यक्ति आय 12,056 रुपया यूएस डॉलर, देखिए रुपया नहीं, 12,056 यूएस डॉलर होगा किसका, प्रति वर्ष में। यानी कि एक वर्ष में अगर कोई व्यक्ति 12,056 डॉलर कमा रहा है और या तो फिर उससे अधिक कमा रहा है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि औसतन आय अगर देश का अगर इतना है, तो वो देश एक समृद्ध देश है। क्या एक समृद्ध देश, यानी कि इस देश में जितने भी व्यक्ति निवास करेंगे ये अधिक से अधिक आय कमाने वाले लोग होंगे। वही इसने कहा कि अगर किसी देश का प्रत्येक साल का औसतन आय कितना होगा, तो देख सकते हो 995 यूएस डॉलर है। तो यह व्यक्ति जो है, ये जो देश है ये आपका कम आय वाला होगा और इसको निम्न आय वाला देश के बीच में रखा। तो अब आपका सवाल होगा कि सर 2017 का रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत किस देश के अंतर्गत आता है, क्या भारत समृद्ध देश के बीच में आता है कि क्या भारत निम्न देश के बीच में आता है। तो देखिएगा यहाँ पे और एक कॉलम बनेगा, जो कॉलम बनेगा आपका मध्य आय वाला देश का। तो एक तो अधिक आय वाला देश, एक तो निम्न आय वाला देश और एक आपका क्या होगा, मध्य आय वाला देश। तो 2017 के रिपोर्ट के अनुसार देशों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें समृद्ध, निम्न और मध्य के बीच में क्या किया था, बांटा गया था। तो ये भारत का बात किया जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2017 में 1820 यूएस डॉलर प्रति वर्ष कमाया था। इसके कारण भारत क्या था, मध्य देश के बीच में क्या किया था, इसको रखा गया था। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, आप नोट वाला एक कॉलम देखोगे, देखो यहां से पूछेगा कि 2017 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार, तो इतना यूएस डॉलर। अब वही देखोगे समृद्ध देशों का कितना था, तो समृद्ध देशों का इतना था, यानी कि अधिक आय वाला, और जो कम आय वाला देश था उसका इतना था। आपको याद रखना, यहाँ से डाटा पूछता है आपको। अब देखो मैंने एक नोट दिया है कि समृद्ध देश जिसमें मध्य पूर्व देश और अन्य कुछ छोटे देशों को शामिल नहीं किया गया, बाकी जितने भी देश आते हैं वो आपके समृद्ध देशों के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर हमको 2 देशों के बीच तुलना करना है तो क्या प्रति व्यक्ति आय जो है आपका सही है, तो नहीं। कभी भी याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आप ये 2 देश, एक देश खो, तो अगर मैं पहले देश का मैं अगर जोड़ू तो टोटल आय होता है 50,000। कितना होता है, अभी हम लोगों ने जोड़ के दिखा था 50,000। और औसत आय के लिए टोटल परिवार से भागा लगाएंगे तो 5 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा, 10,000। कितना होगा,
10,000 होगा। और वही अगर दूसरे परिवार का बात किया जाए तो इसका भी कितना होगा आपका 50,000। और अगर मैं टोटल से भागा लगाऊंगा तो 5 से अगर मैं भागा लगा रहा हूं तो आप देखोगे तो कितना को औसतन आय 10,000। तो यानी कि इस परिवार का भी औसतन आय कितना है आपका 10,000 और इस परिवार का भी औसतन, इस देश का भी औसतन आय कितना है 10,000। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो इस देश का प्रत्येक व्यक्ति लगभग 10,000 रुपया कमा रहा है। लेकिन क्या आप ये जो दूसरा देश है इस देश का क्या प्रत्येक व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि देखो डिफरेंट, देखो अगर मान लो कि 500, 1,000 रुपया या 500 रुपया तक का अगर अंतर है 10,000 बीच में तो हम लोग मान सकते हैं कि चलो वो कमा रहा होगा। लेकिन अगर मान लो कि 9,500 का या 9,000 के बीच का डिफरेंट हो तो क्या कभी बोलोगे तो व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा है? जैसे अगर मान लो कि कोई व्यक्ति महीने का 9,500 रुपया कमा रहा है तो वो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं लगभग 10,000 रुपया कमा रहा हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 500 रुपया महीना कमा रहा है तो क्या वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं 10,000 रुपया कमा रहा हूं? आप बोलोगे नहीं। तो यानी कि अगर आप प्रति व्यक्ति आय का बात करोगे तो ये तो बात सही है कि प्रति व्यक्ति आय से किसी भी देश का विकास माप सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात किया जाए औसत आय की तुलना के लिए उपयोगी है। ये तो तुलना के लिए उपयोगी है, मगर ये क्या करता है असमानताओं को छुपा देता है। कारण समझिएगा कि 48 जो एक व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति है जो 48,000 रुपया कमा रहा है ना, ये बाकी लोगों के आय को, उनकी गरीबी को और उनकी बाकी सारी चीजों को छुपा दे रहा है। तो इसीलिए औसत आय का उतना अच्छा से मापदंड को नहीं मापा गया, लेकिन तुलनात्मक रूप से ये क्या है, सही है। अब यहां पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि किसी देश की तुलना करने के लिए हम आय के अतिरिक्त और किन मापदंडों का प्रयोग करते हैं, यानी कि आय के अलावा और क्या क्या हमें चीजें चाहिए। तो सबसे पहले देखोगे तो हमें जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना और आजादी जैसे लक्ष्यों के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम किसी देश के बारे में सोचेंगे, जिस तरह एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास ये सारी चीजें हो, उसी प्रकार एक देश भी चाहता है कि हमारे देश के क्षेत्र के बारे में जब भी सोचेंगे तो कभी भी औसत आय के अतिरिक्त और अन्य सारे चीजों के बारे में भी हम लोग सोचते हैं। जैसे उस देश की शिशु मृत्यु दर कितनी है, उस देश की साक्षरता दर कितना है, या उस देश का निवल उपस्थिति अनुपात कितना है। तो मैंने क्या बोला कि जिस तरह हम लोग आय के अतिरिक्त सुरक्षा, समानता और आजादी जैसे लक्ष्यों पे जोर देते हैं, उसी प्रकार किसी देश के बारे में अगर तुलना करेंगे तो औसत आय के अतिरिक्त हम एक और कई विषयों के बारे में सोचेंगे। जैसे अगर उस देश का प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक है तो क्या उस देश का शिशु मृत्यु दर ठीक है, क्या उस देश का साक्षरता दर ठीक है, या उस क्षेत्र का निवल उपस्थिति अनुपात ठीक है या नहीं, इसके बारे में भी क्या करते हैं, हम लोग सोचने का काम करते हैं। जैसे आप नीचे पे तालिका देख पाओगे तो ये तालिका है। जैसे आप देखोगे कि भारत का राज्य है हरियाणा, केरल और बिहार, तो यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिया गया है। तो देखोगे सबसे पहले यहाँ पे शिशु मृत्यु दर दिया गया है, यहाँ पे साक्षरता प्रतिशत दिया गया है, यहाँ पे नवल उपस्थिति अनुपात दिया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं सारे होता क्या है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, आप देख सकते हो कभी क्वेश्चन आता है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाएगा, आपका शिशु मृत्यु दर। यानी कि अगर मान लो कि अगर एक देश में एक साल में अगर 1,000 बच्चा पैदा हुआ और इस 1,000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका आयु 1 साल पूरा होता है या 1 साल के बीच में वो बच्चा क्या होता है, मर जाता है। तो जो ये अगर मान लो कि ऐसे 200 बच्चे हैं जो मर जाते हैं, तो जब हम क्या करेंगे, ये 200 बच्चों में से जब हम 1,000 को क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, तो वही क्या कहलाएगा मेरा, यहां से काट दो, यहां से काट दो, 2 से काटेंगे 5, तो लगभग 5% या 1:5%। तो यही आपका क्या कहलाएगा, आपका शिशु मृत्यु दर आपका क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। वही साक्षरता दर बात करेंगे तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर का संख्या का अनुपात, यानी कि अगर 1 से 7 वर्ष से अधिक आयु के कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, यही क्या कहलाएगा आपका साक्षरता दर। वही नवल उपस्थिति अनुपात बात किया जाए तो 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं
तो उनका कुल प्रतिशत ही क्या कहलाएगा कि मान लो कि एक देश में जितने भी 14 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसी का प्रतिशत क्या कहलाएगा, आपका नवल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये राज्य हरियाणा, केरल और बिहार, तो बिहार का 2017 का जो प्रति व्यक्ति आय है आप देखोगे तो क्या शिशु मृत्यु दर जो है आपका वो क्या है, आपका 30%, साक्षरता दर है 82%, और वही नवल जो शिशु अनुपात है वो कितना है आपका 61%, और केरल का देखोगे तो 10%, वही देखोगे तो 94%, और बाकी देखोगे तो 83%, वही बिहार का देखोगे तो 35%, 62%, और आपका क्या होगा यहाँ पे 43%। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि ये सारी चीजें देखते हैं तो अगर आपको बोलेगा कि अगर बताओ इसमें से अगर मान लो कि सबकी प्रति व्यक्ति आय समान है, क्यों समान है आप देखोगे, थोड़ा मैं यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय के डाटा पे एंट्री मारूंगा तो हरियाणा राज्य का प्रति व्यक्ति आय देखोगे इतना रुपया है, वही आप देखोगे तो केरल का प्रति व्यक्ति आय इतना है, और बिहार का आप देख सकते हो प्रति व्यक्ति आय इतना है। तो अगर आय के हिसाब से देखोगे तो सबसे समृद्ध क्षेत्रीय राज्य कौन सा होगा, भारत का हरियाणा, उसके बाद आपका क्या होगा केरल, और उसके बाद आपका क्या होगा बिहार, सबसे नीचे आपका क्या आएगा बिहार आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप शिशु मृत्यु दर की तुलनात्मक रूप से देखोगे तो केरल सबसे नीचे आएगा, सबसे ऊपर में बिहार आ जाएगा, और सबसे बीच में आपका हरियाणा हो जाएगा। वही अगर साक्षरता प्रतिशत का बात करोगे तो सबसे नीचे आपका क्या आ जाएगा बिहार आ जाएगा, सबसे ऊपर में केरल आ जाएगा, उसके बाद आपका हरियाणा आ जाएगा। वही नवल उपस्थिति दर में बात करोगे तो बिहार सबसे नीचे आएगा, और सबसे ऊपर आपका क्या आ जाएगा, तो सबसे ऊपर आपका केरल आ जाएगा, और उसके बाद आपका कौन आएगा हरियाणा आएगा। तो यानी कि अगर आप देखोगे, देखो जिसका शिशु मृत्यु दर ज्यादा होगा, यानी कि सिंपल सा बात है कि वहां पे ज्यादा बच्चे मर रहे, जब ज्यादा बच्चे मरेंगे तो सिंपल सा बात है कि वो देश खराब होगा। तो बिहार शिशु मृत्यु दर के हिसाब से, साक्षरता प्रतिशत के हिसाब से, नवल उपस्थिति के हिसाब से, और साथ ही साथ आप देखोगे तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार सबसे पीछे है। वही अगर आप केरल का बात करोगे तो देखो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे अधिक है, तो पूछेगा आप बताइए कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो हरियाणा का, सबसे कम आपका बिहार का, और आप बीच में कांस्टेंट देखोगे तो केरल का। वही अगर आप देखोगे तुलनात्मक रूप से तो भाई शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक आपका कहाँ पे है बिहार में, सबसे कम कहाँ पे हो गया केरल में, तो सबसे अच्छा कौन सा है आपका राज्य, तो केरल राज्य हो जाएगा, और वही हरियाणा जो होगा वो बीच में आएगा। वही साक्षरता दर में देखोगे तो बिहार सबसे पीछे, केरल सबसे ऊपर, और बीच में आपका क्या होगा हरियाणा। वही अगर आप देखोगे तो क्या बोलते हैं आपका नवल उपस्थिति में बिहार होगा सबसे नीचे, केरल होगा सबसे ऊपर, और हरियाणा क्या होगा सबसे इधर। तो पूछेगा बताइए साक्षरता दर के हिसाब से सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे आपका केरल, और पूछेगा नवल उपस्थिति के हिसाब से तब भी केरल, और आपका पूछेगा शिशु मृत्यु दर तब भी क्या हो जाएगा आपका केरल क्या होगा अच्छा देश है। आपको याद रखना है, आंकड़े को याद रखना है, आपको याद हो जाएगा। अब बात करते आगे, तो हम लोगों ने इस तालिका के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, अब आपका काम है उसको करना और सही ढंग से करना, क्योंकि देखो जो भी कुछ मेरे पास हो पा रहा था मुझे समझाने के हिसाब से मैंने कर किया। अब हम लोग क्या करेंगे और एक वीडियो लाएंगे, और एक वीडियो में ये चैप्टर आपका क्या होगा पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप ध्यान से देखोगे तो हिस्ट्री का हम लोगों ने 3 चैप्टर करा, साथ ही साथ ज्योग्राफी का हम लोगों ने 3 चैप्टर करा, पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 आपका खत्म है, और इकोनॉमिक्स का और एक वीडियो आएगा तो आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। यानी कि 3 और 1 4 3 और 1 4 4 और 3 7 और 1 8, टोटल हम लोगों ने 8 चैप्टर ले लिया, और बाकी भी हम लोग क्या करेंगे एग्जाम से पहले लेके खत्म कर देंगे। और अब आप लोग का साथ ही साथ हो सके तो जो एमसीक्यू का जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू रहेगा, तो एमसीक्यू का भी वीडियो आपका बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए भी चैनल के साथ क्या करें बने रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।